नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम 11th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, समुच्चय सेट्स। समुच्चय सेट्स की बात करें तो सबसे पहले सेट्स के बारे में यानी फादर ऑफ सेट थ्योरी ये बताया था आपके जॉर्ज कैंटर ने, जो कि एक जर्मन गणितज्ञ थे और इन्होंने लगभग 1800 शताब्दी में ये सेट थ्योरी दी थी। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सेट्स यानी समुच्चय में क्या क्या पढ़ना है। ये वीडियो समुच्चय चैप्टर का एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो रहेगा। तो देखते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें समुच्चय और उसका निरूपण, यानी हम समुच्चयों को किस प्रकार लिख सकते हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ी होगी और उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे वहां पर आप रासायनिक अपक्रियाओं को सूत्रों व प्रतीकों द्वारा निरूपित करते थे तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता था। ठीक उसी प्रकार हम समुच्चयों को किस प्रकार लिख सकते हैं, ये उनका निरूपण कहलाएगा। अगला है आपका समुच्चय के प्रकार। ये समुच्चय के प्रकार आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका रिक्त समुच्चय, दूसरा है आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय, और तीसरा है आपका समान समुच्चय, और चौथा है उपसमुच्चय, और पांचवा है आपका घात समुच्चय, और छठवां है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। इसके अलावा समुच्चयों के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन 11th क्लास के सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया है, तो हमको इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आगे देखेंगे वैन आरेख और समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वैन आरेख आप देखते हो रीजनिंग में पढ़ते हैं इस प्रकार से। ये इसके अंदर ये जब हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। समुच्चयों पर संक्रियाएं समझेंगे। जैसे हम संख्याएं सीखते हैं 1 2 3 4 5, और फिर संख्याएं सीखने के बाद उनसे हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत सारी संक्रियाएं हम उनसे करते हैं। ऐसे ही हम समुच्चयों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और उनके बाद जो संक्रियाएं समुच्चयों में होती हैं वो पहली है सम्मिलित, दूसरी सर्वनिष्ठ, और तीसरा उनका अंतर। ये समुच्चय हम पढ़ने वाले हैं। समुच्चयों के ऊपर ये सम्मिलित, सर्वनिष्ठ और अंतर ये संक्रियाएं होती हैं। जैसे नंबरों के ऊपर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं, वैसे ही समुच्चयों पर सम्मिलित, सर्वनिष्ठ और अंतर ये संक्रियाएं होती हैं। आगे समुच्चय का पूरक, यानी जब हम वैन आरेख और समुच्चयों पर संक्रियाओं को पढ़ लेंगे तो इसी से संबंधित है ये समुच्चय का पूरक। यानी इन दोनों को पढ़ने के बाद हम ये समुच्चय को पूरक को जान पाएंगे। और फिर आगे आपका व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्न यानी लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं। जैसे राम की आयु श्याम से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम से बराबर हो जाएगी, तो बताइए वर्तमान आयु। इस कुछ इस टाइप से प्रश्न बनते हैं, वो व्यवहारिक प्रश्न कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम जानते हैं समुच्चय होता क्या है। आप यहां देख पा रहे हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आप यहां वस्तु कह सकते हैं या अवयव, यानी वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहां देख पा रहे हो सुपरिभाषित, इसका क्या मतलब है, यानी ऐसी परिभाषा जो सबके लिए है, बदले नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से वो बदले नहीं, यानी वो सबके लिए समान परिभाषा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग नहीं है। ऐसी परिभाषा उसे हम बोलते हैं सुपरिभाषित। जैसे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, जैसे आप देख पा रहे हो यहां पर 1 3 5 7 और 9, आप देख सकते हैं ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं मेरे लिए भी यही हैं, आपके लिए भी यही हैं, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके लिए भी यही है, यानी ये सबके लिए है। तो ऐसी परिभाषा जो सबके लिए समान है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोल देते हैं। देखिए
वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, आप यहां देख पा रहे हो संग्रह को ही हम सेट बोलते हैं, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय हो जाएगा ये वाला, और ये समुच्चय सबके लिए समान है, सुपरिभाषित है, यानी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं यही हैं। नेक्स्ट आपका 3 सबसे अच्छे अभिनेता यानी एक्टर। अब 3 सबसे अच्छे अभिनेता मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार मेरे फेवरेट एक्टर हैं। आपके कुछ और हो सकते हैं, आमिर खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, ये आपके हो सकते हैं। आपके दोस्त के कुछ और हो सकते हैं। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, यानी ये किसी व्यक्ति विशेष के कारण बदल सकता है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है। ये क्या है, ये अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा क्योंकि ये अपरिभाषित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं, ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये सबके लिए हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, आपके दोस्त हैं जितने उनके लिए भी, ये सबके लिए क्या है, समान है। इसलिए क्या ये सुपरिभाषित है, और ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा, एक संग्रह हो जाएगा। जैसे आगे देखिए, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो ये 12 है, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये कुछ इस प्रकार निकल के आएंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब इन अभाज्य गुणनखंडों की मैं बात करता हूं, 12 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करता हूं, चाहे मैं सॉल्व कर लूं या आप सॉल्व कर लें या आपका दोस्त सॉल्व कर ले, सबका आंसर यही आएगा। इसीलिए क्या है, ये सुपरिभाषित है, किसी व्यक्ति विशेष के कारण इसका आंसर नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा आंसर कुछ और आ जाए, आपका कुछ और आ जाए, या नाम देख करके उसका नाम ये है तो उसका आंसर कुछ अलग आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। यानी व्यक्ति विशेष के कारण ये बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, उनका जो ये संग्रह है, ये क्या कहलाएगा, उनका समुच्चय कहलाएगा। और ये क्या है, एक सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय हो जाएगा। जैसे अगला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक तो आपका जनवरी हो गया, और दूसरा जून, और थर्ड जुलाई, ये महीने होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी सिर्फ 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये महीने मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं, और आपके दोस्तों के लिए भी हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जनवरी, जून और जुलाई, ये एक सुपरिभाषित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित होने के कारण ये समुच्चय हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यहां पर देखिए 2, 4, 6, 8, ठीक है। यानी लगातार चलते जा रहा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यानी जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका संग्रह। अब जितनी भी सम संख्याएं हैं उनको मैं लिखूंगा, या आप लिखिए, या आपके दोस्त लिखिए, सबके लिए क्या आने वाला है, जैसा मैं लिखूंगा वैसा ही आप लिखोगे, और वैसा ही लिखेंगे आपके दोस्त। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित होने के कारण क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की नदियां। भारत की नदियां, ये भारत की जो नदियां हैं, जैसे गंगा नदी, मेरे लिए भी गंगा नदी है, आपके लिए भी गंगा नदी है, तो ये क्या है, ये भी सुपरिभाषित हैं, यानी ये किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं बदलती हैं। में बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी,
कृष्णा, बहुत सारी नदियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भारतीय नदियों का क्या हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे 5 प्यारे जानवरों का समुच्चय। अब वही यहां पर 3 सबसे अच्छे अभिनेता, और यहां पर देखिए दुनिया के सबसे 5 प्यारे जानवरों का समुच्चय। अब मुझे बिल्ली, कुत्ता, शेर, हिरण ये प्यारे हैं। हो सकता है किसी को हाथी अच्छा लगता हो सकता है किसी को लोमड़ी अच्छा लगता हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति विशेष के कारण क्या है, इनकी परिभाषा बदल जाएगी, ये सुपरिभाषित नहीं रहेंगे। सुपरिभाषित मैंने बता ही दिया था, यानी ऐसी परिभाषा जो किसी व्यक्ति विशेष के कारण ना बदले, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित। और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के कारण यहां पर इसकी जो परिभाषा है वो बदल जाएगी। मेरे लिए 5 जानवर अलग हो सकते हैं, तुम्हारे लिए जो 5 जानवर हैं जो तो आपको अच्छे लगते हैं वो अलग हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनके लिए भी क्या है ये अलग हो सकते हैं, उनकी पसंद अलग हो सकती है। इसलिए क्या ये अपरिभाषित हो जाएगा और ये समुच्चय नहीं होगा। ये क्या है, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, समुच्चय नहीं होगा, तो ये समुच्चय नहीं होगा। आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे समुच्चय और उसका निरूपण। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा और हम देखेंगे समुच्चयों को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार उन्हें हम लिख सकते हैं। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। तो समुच्चयों का निरूपण 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें 2-3 बातों को ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम ये जान पाएंगे कि हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में समुच्चय को कैसे लिखा जा सकता है या समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय को कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए दिया है, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर मझले कोष्टक में कॉमा लगाकर लिखते हैं। जैसे आप यहां उदाहरण देख पा रहे हो, 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1, 3, 5, 7 और ये 9। अगर मैंने ऐसे इस तरीके से लिख दिया तो ये अभी समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि समुच्चय लिखने का जो पहला नियम है वो है कि अवयवों की सूची बनाकर मझले कोष्टक में कॉमा लगा करके लिखते हैं। तो देखिए यहां पर हम इनको लिख सकते हैं ऐसे, देख सकते हैं आप, ये मझला कोष्टक हो गया और 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से हम लिखेंगे। ये मझला कोष्टक के अंदर कॉमा लगाकर लिखे हों तभी हम इनको क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते, यानी इसमें जितने भी अवयव हैं उनकी हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, एक अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं, ये संख्याएं 1, 2, 5, 3, 4, 2, 6, ये संख्याएं अगर मैं इनको समुच्चय रूप में लिखना चाहूं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना चाहूं, तो क्या होगा, यहां मैं इनको लिखूंगा, ये मझला कोष्टक लगाया, 1, 2, 5, 3, 4 और 6। आप देख पा रहे हैं ये 2 इसमें 2 बार था, यानी इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा है आपका अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, यानी ये मेरे पास अवयव हैं, मैं इनको 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से, या मैं इनको लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है तो यहां क्रम मायने नहीं रखता है, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5, 1, 3, 9, 7। मैं इनको इस तरीके भी, मैं इनको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहां पर
किसी भी क्रम में लिखने की बात की गई है। ये आपका हो गया रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर मझले कोष्ठक में कॉमा लगाकर लिखते हैं। जैसा कि ये मझला कोष्ठक और इनमें जितने भी समुच्चय के अवयव हैं उनमें कॉमा लगा करके लिखा जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। अगर अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसको रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिख रहे हैं तो वहां पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तीसरा है आपका, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी यहां क्रम मायने नहीं रखता है। अगला है आपका समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में मझले कोष्ठक के अवयवों के लिए x या और कोई संकेत लिखकर उसका गुणधर्म लिखा जाता है। ये थोड़ा जानने लायक है। आप दो चीजें ध्यान रखेंगे, ये जो साइन है, ये जो दो बिंदी हैं, इसको बोलते हैं सच दैट, और एक अगर ऐसी लाइन हो इसको भी हम क्या बोल देते हैं, सच दैट। अब बुक में इन दोनों में से कोई एक देखने को मिल जाए या दोनों देखने को मिल जाए, इसका भी मतलब सच दैट है और इसका भी मतलब क्या है, सच दैट है। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। इस विधि में मझले कोष्ठक में अवयवों के लिए x या और कोई संकेत लिखकर, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर मैंने मझला कोष्ठक लगाया और एग्जाम्पल हम यही ले रहे हैं, 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने इनको क्या मान लिया, ये 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं, इनको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो यहां मैंने लिखा x, ठीक है। और उसके बाद मुझे इनमें से कोई भी एक साइन लगाना है, या तो मैं ये लगा सकता हूं या ये लगा, तो इसका मतलब होता है सच दैट। तो मैंने यहां पर ये साइन लगाया और ये x मैंने क्या माने थे, क्या माने थे, 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, x यहां पर क्या है, 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। आगे देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो मैं क्या लिखूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो गए। अब इनको समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिख सकता हूं, देखिए इनको मैं मान लूंगा x। अब देखो यहां पर लिखा है x या और कोई संकेत, ठीक है, x या और कोई संकेत। ऐसा नहीं है कि आप x ही मानोगे, p, z, x, y, जो कुछ आप मानना चाहो वो आप मान सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि x, क्योंकि ज्यादातर किताबों में भी और हम लोग भी x का यूज करते हैं, इसीलिए हम x को ज्यादा वरीयता देते हैं। तो इनको हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि x ही मानना है। तो यहां देखिए, इनको मैं मान लेता हूं, जैसे p मान लिया मैंने, तो मैं इनको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे, मझला कोष्ठक लगाया और मैंने लिखा p और सच दैट, और यहां पर p क्या है, क्या है, उनके हमें क्या लिखना है, गुणधर्म लिखना है। क्या लिखना है, गुणधर्म लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, ठीक है, ये इस प्रकार से हमको लिखना है, ठीक है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको ये जो समुच्चय निर्माण रूप में आपको इस तरीके से लिखना है, और ये आपकी रोस्टर या सारणीबद्ध रूप आपको इस प्रकार से लिखना है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर मझले कोष्ठक में कॉमा लगा करके लिखते हैं, जैसे ये लिखा है। जैसे यहाँ पर 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या थी, तो हमारे पास ये थी, इनको हम जैसे ही मझला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिख देंगे तो अब ये क्या है, समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते। इसमें अवयव सिर्फ एक ही बार लेते हैं,
उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरा आपका, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, यहां क्रम कोई मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट, इसमें जो समुच्चय बनते हैं उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर होते हैं उनको कैपिटल से कुछ भी ले लो, जैसे इसे मैं नाम दे देता हूं ए, इसे नाम दे देता हूं मैं बी, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी लेटर्स हैं उनसे इनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे समुच्चय निर्माण रूप में अगर मैं इस विधि की बात करूं तो इसमें लिखा है, इस विधि में मझले कोष्ठक के अवयवों के लिए x और कोई अलग संकेत हो, x के अलावा भी कोई और संकेत हो सकता है, ठीक है, उसका गुणधर्म लिखा जाता है। जैसे यहां पर ये एग्जांपल है, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, इनको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो मैंने यहां मझला कोष्ठक में x, आपको एक साइन का ध्यान रखना है, सच दैट, और यहां x क्या है, 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा, मैंने यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनका समूह लिया था और उनको क्या मान लिया, p, तो यहां पर p सच दैट, p क्या है, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। तो ये दोनों रूपों में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे इसे और समझ लेते हैं। अवयव है, सदस्य है, मैं है, इसे हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक समुच्चय है 1 3 5 7 9, ये मेरे पास एक समुच्चय है। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे, इसमें क्या है, अवयव है, सदस्य है, मैं है, इसे हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। यानी इसका जो साइन होता है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे, वो साइन होता है इस प्रकार से, ये ई नहीं है, ई आपका होता है इस तरीके का, और ये ई नहीं है, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का साइन है, या हम इसको बोल सकते हैं संबंध है। जैसे आप समझेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं 1 बिलोंग्स टू ए, यानी इसका मतलब है कि ये जो समुच्चय है उसका ये जो 1 है ये अवयव है या सदस्य है या मैं है, इस समुच्चय में है। जैसे मैंने अगला लिखा 3 बिलोंग्स टू ए, यानी ए समुच्चय में 3 या तो इसका अवयव है या सदस्य है या मैं, इस समुच्चय में ये है। या मैं इसे बोल सकता हूं जो 3 है ये बिलोंग्स टू ए, या ए में, ए समुच्चय में ये 3 है। जैसे आगे देखिए, मैं लिख सकता हूं 5 बिलोंग्स टू ए, यानी ए समुच्चय में ये 5 जो है इसका अवयव है, सदस्य है या समुच्चय में है। आगे देखिए, अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, मैं नहीं है, इसके लिए एक साइन होता है, इसे हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, या हम इसे बोल सकते हैं संबंध नहीं है। इसका जो साइन होता है, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बस इस तरीके का ये साइन होता है। जैसे यहां आप एक उदाहरण देखिए, मैं यहां लिखता हूं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसका क्या मतलब है कि समुच्चय ए में 8 जो है वो है ही नहीं है। इसका मतलब है ये उस समुच्चय का अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है और उस समुच्चय में ही नहीं है। फिर मैंने लिखा आगे यहां पर 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका भी मतलब वही है, समुच्चय ए का जो 6 है ना तो वो अवयव है, ना ही वो सदस्य है और ना ही उस समुच्चय में है। आपको थोड़ा सा इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, समुच्चय के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। आगे z यानी पूर्णांकों का समुच्चय। आगे q परमेय संख्याओं का समुच्चय, और r सच दैट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और देखो यहां इनके ऊपर प्लस लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, धन पूर्णांकों का समुच्चय, q धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, और यहां देख सकते हैं r
धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर मैं इनके ऊपर जैसे यहां लिख देता हूं z माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण या ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। और मैं लिख देता हूं q माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय। और मैं यहां लिख देता हूं r माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, और ये थोड़ा सा आगे की जब हम क्लास पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें ये काम आएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।